किसानों का आर्थिक विकास। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आज हम जम्मू कश्मीर के बदलाव के 4 वर्ष पर चर्चा कर रहे हैं और यही आज का हमारा विशेष का विषय भी है। विकास और शांति की राह पर जम्मू कश्मीर। विकास और शांति की राह पर जम्मू कश्मीर पिछले 4 वर्षों में कितना बदला है कश्मीर, इस पर हम चर्चा करेंगे। विशेष आज का हमारा विकास और शांति की राह पर जम्मू कश्मीर। विकास और शांति की राह पर जम्मू कश्मीर, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। पीके मिश्रा जो कि फॉर्मर एडीजी हैं बीएसएफ के और सीनियर फेलो विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के, और साथ ही साथ प्रोफेसर दीपांकर सेनगुप्ता जो कि जम्मू यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर दीपांकर सेनगुप्ता और पीके मिश्रा साहब, दोनों लोग का बहुत बहुत स्वागत है। पीके मिश्रा जी, अगर आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाहें और समझना चाहें 4 वर्ष बदलाव के सुरक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि जो 370 हटने से पहले की स्थिति थी और अब कितना बदलाव देखते हैं सुरक्षा के लिहाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से। मैं बिल्कुल G20 के टाइम पर मैं श्रीनगर भी गया था और सुरक्षा के बारे में मैं बताना चाहता हूं। इतने पर्यटक जो डल लेक देखने के लिए और श्रीनगर और वहां पर जो है पहलगाम और गुलबाग देखने के लिए गए हैं, मैं खुद देख करके, और कम्युनिकेशन का जो डेवलपमेंट, दोनों कम्युनिकेशन बाय एयर एंड कम्युनिकेशन बाय रोड, इतना डेवलपमेंट मैंने कभी नहीं देखा था। मैं वहां पर 15 साल नौकरी कर चुका हूं और दूसरे वहां पर 2 फ्लैग के अंडर में हमारा नेशनल फ्लैग प्लस J&K फ्लैग, अभी वो चीज है नहीं। अभी एक ही हमारा ट्राई कलर वहां चल रहा है। और जो विकास जो वहां पर हुआ है, जिस तरीके से पर्यटक वहां पर आते हैं, वहां पर फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर और पर्टिकुलरली वहां पर गांव का, पंचायत का डेवलपमेंट जिस तरीके से होता है, मैं वहां गया था। त्रेगाम, कुपवाड़ा और तंगधार, ये सब एरिया में, प्लस गुरेज, इस एरिया में भी, इंटीरियर एरियाज में भी गया था पुंछ के साथ। मैं जो सिक्योरिटी का मैं देखा अभी तक भी, हाँ, आप इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर जो लैंड बॉर्डर है उसको सील नहीं कर सकते। अगर कोई बोलता है कि मैं सील कर दूंगा, ये गलत है। लेकिन दरअसल इसी इन्फिल्ट्रेशन के विषय में समझना चाहते हैं कि कितना बदलाव आया है। जो सीमा पार आतंकवाद था उस पर काबू पाया गया है, और जिस तरह से जो एक आतंक की खेप वो पहुंचाया करते थे जम्मू कश्मीर में, उस पर कितना लगाम लगा सकी है सिक्योरिटी एजेंसीज। बिल्कुल, वहां पर जितना डेवलपमेंट हुआ है, पर्टिकुलरली मैक और हमारा इंटेलिजेंस अथॉरिटीज और सिक्योरिटी नेटवर्क जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हमारा जो इन्फिल्ट्रेशन होता था, पर्टिकुलरली जो पाकिस्तान के जो मिलिटेंट ग्रुप है, वो लश्कर तोयबा बोलिए, जैश मोहम्मद बोलिए, जमात-उल दावा बोलिए, इनका जो इन्फिल्ट्रेशन होता था वो तकरीबन 90% बंद हो चुका है और सबके ऊपर निगरानी रखा जाता है। और एक और चीज मैं बताऊं, अंदर में भी जो वहां पर से फंड आता था पाकिस्तान से और दूसरे कंट्री से, जो फंडिंग होता था मिलिटेंट ग्रुप को, वो फंडिंग भी तकरीबन NIA ने बंद कर चुका है और काफी रेड हुआ है। और जो भी अंदर में आ जाता है, कोई एक या 2 मिलिटेंट का एंट्री हो जाता है, उनका जो है 3 महीने में उनको क्लियरली ट्रैप करके उनको मार दिया जाता है। तो सिक्योरिटी सिचुएशन में इतना डेवलपमेंट हुआ है, इतने अच्छा हुआ है। मैं अभी काफी पर्यटकों से बात किया था, उनके मन में डर नहीं है। और जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन, सिक्योरिटी एजेंसी का कोऑर्डिनेशन जैसे चल रहा है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन आवर कंट्री। और कोई भी इंसिडेंट अगर होता है, रेडिकलाइजेशन में भी बहुत कमी आ गया है। और उस मुताबिक आप देखिए, स्टोन पेल्टिंग जो होता था जुमा मस्जिद एरिया में, वहां पर जितना स्टोन पेल्टिंग होता था वो तकरीबन बंद है। और आप देखेंगे जो मिलिटेंसी जो था हमारा बॉर्डर एरिया में, तंगधार को जाइए, त्रेगाम को जाइए, पुंछ को जाइए, रजौरी को जाइए, उस एरिया में जितना पेनिट्रेशन होता था और जिस तरीके से वहां पर एक डर का ख्वाब था, वह आजकल नहीं है। जी। जो है
बस्ती में बसवार करते हैं और विकास नंबर 1 चीज है। विकास के ऊपर काफी ध्यान दे रहे हैं। आपके पास वापस आते हैं। फिलहाल प्रोफेसर सेन गुप्ता, आपसे समझना चाहेंगे, आपने जो अभी सुना पीके मिश्रा साहब को कि किस तरह से इन्फिल्ट्रेशन में कमी आई है, किस तरह से सिक्योरिटी एजेंसीज जो है उनका न सिर्फ हौसला बढ़ा है बल्कि उन्होंने काम को भी बेहतर ढंग से किया है। ये समझना चाहेंगे क्या भ्रष्टाचार में किस तरह से कमी आई है, क्योंकि डेवलपमेंट और भ्रष्टाचार में कमी ये दो ऐसे एस्पेक्ट है जो कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को एक राज्य के तौर पर और एक बड़ा स्टेटस दे रहे हैं। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं जी। जम्मू कश्मीर कागजी तौर पर अगर देखें, कागज देखें तो जम्मू कश्मीर का जो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर था, जो सरकार की तरफ से निवेश पे जो खर्चा होता था, कागज में अगर आप हिमाचल के साथ तुलना करें, हिमाचल से कई गुना था और ये कई दशकों से था जी। पर अगर आप जमीनी हकीकत देखते तो जम्मू कश्मीर का रोड नेटवर्क जो है, गिवन द एरिया, वो एक जमाने हिमाचल प्रदेश का 1/4 से भी कम था जी। और अगर आप लद्दाख को अलग करते हैं तो आधे से कम था। तो सवाल के लोग पूछते थे कि इतना खर्चा हो रहा है पर आपको जमीन में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है जी। देखिए, आज भी खर्चा हो रहा है और खर्चा बढ़ा है, पर मैं आपको एक आंकड़ा दिखाना दूसरा आंकड़ा बताता हूं जी। तो रोड कंस्ट्रक्शन जम्मू कश्मीर में 2019 में 6.5 किलोमीटर पर डे था, वो आज बढ़ गया है अबव 20 किलोमीटर पर डे जी। 3 गुना से ज्यादा। ये एक तो एफिशिएंसी है, दूसरी बात जो लीकेजेस होता था, जो करप्शन था, जो भ्रष्टाचार था, वो काफी हद तक बंद हो चुका है, जिसके चलते आपका कम्युनिकेशन नेटवर्क जम्मू कश्मीर में जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, उस रफ्तार मुझे लगता है कि मैंने कभी देखा ही नहीं है। मैं जम्मू कश्मीर में 17 साल से हूं, मैंने ये रफ्तार कभी देखा नहीं है जी। इससे क्या हुआ है कि जो हमारी रोड नेटवर्क जो हिमाचल प्रदेश के आधे से भी कम था, आज काफी बढ़ चुका है और मैंने जो कैलकुलेशंस लगाया है वो अबाउट 70% ऑफ हिमाचल प्रदेश है। और मुझे इस बात में कोई कहते हुए कोई संकोच नहीं है, कुछ ही सालों में उस बराबरी तक पहुंच जाएंगे। अब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात क्यों कर रहा हूं, जैसे मिश्रा साहब ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर को अखबार बढ़ा देंगे तो टूरिज्म जैसे आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को काफी फिलिप मिलेगा। इस साल आपको उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते और जो सिक्योरिटी जो सुधार हुआ है उसके चलते रिकॉर्ड नंबर ऑफ टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आया है जी। और मैं कह रहा हूं आपको कि अगर जम्मू कश्मीर को उतना टूरिस्ट मिलता है जितना तमिलनाडु को मिलता है उसके पॉपुलेशन के हिसाब से जी, ये सारी चीजें दरअसल प्रोफेसर सेन गुप्ता हमने अपनी रिपोर्ट पे दिखाया है। आपसे समझना चाहेंगे वो फीलिंग, वो भावना, दरअसल ये बदलाव क्यों और कैसे आया। और ये बात भी साफ तौर पर कही जा रही है कि जो सरकार का प्रयास है वो तो अपने प्राणपण से कोशिशें कर ही रही है, इन्वेस्टमेंट कर ही रही है, लेकिन जो लोगों का साथ मिला है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे बड़ी बात थी यहां पे सरकार को रिजॉल्व दिखाना। जब 2019 में सरकार ने जो किया वो सिर्फ आर्टिकल 370 को संशोधन नहीं किया, ब्रांच और रूट ट्रांसफॉर्मेशन। आपने जो जम्मू कश्मीर की रीऑर्गेनाइजेशन की उसकी वजह क्या थी, एक ब्रांच एंड रूट ट्रांसफॉर्मेशन का, जो एक पूरा रीजन पूरा ग्रस्त हो चुका था भ्रष्टाचार से, टेररिज्म से, और एक ऐसा निजाम आ गया था जहां से लोग इतना नाखुश थे, उससे आपको तोड़ना था। तो आपने क्या किया, जब आपको याद होगा और मिश्रा साहब को भी याद होगा, जब आर्टिकल 370 को संशोधन किया गया, लोगों ने कहा कि यहां पे तो खून की नदी बहेगा, ये होगा वो होगा। और मैं जब गया था श्रीनगर में अक्टूबर में, तब पुलिस की जानकारी थी, उन्होंने कहा इसको हम 1-2 महीने में आराम से इसको कंट्रोल कर देंगे, नॉर्मल हो जाएगा। मतलब जिस तरह से हमने कर्फ्यू और इंटरनेट स्टॉपेजेस लगाया उसकी भी जरूरत नहीं होगी। तो ये सरकार की तरफ से एक रिजॉल्व दिखाने की बात थी। दूसरी बात, सरकार ने जब संविधान को लगाया तब आप डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन किया, मतलब जो हक दूसरे रियासतों में लोगों को मिलता था, जैसे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन आपने किया, फॉरेस्ट एक्ट आपने लागू किया, आपने वो हर प्रावधान को लागू किया जिससे कम्युनिटी राइट्स, इंडिविजुअल राइट्स बढ़ता है।
जी बिल्कुल, लोगों का विश्वास बढ़ाया। दरअसल आप ये कहना चाह रहे हैं विश्वास बढ़ाया। पीके मिश्रा साहब ये समझना चाहते हैं कि जैसा कि आपने कहा कि निश्चित तौर पर इन्फिल्ट्रेशन कम हुआ है, रेडिकलाइजेशन कम हुआ है। जिन जवानों के हाथ में, नौजवानों के हाथ में दरअसल जो पत्थर थमाए दिए जाते थे, आज वो लैपटॉप थाम रहे हैं। ये एक बड़ा बदलाव है और उसको दुनिया देख रही है। लेकिन चैलेंजेस अगर सिक्योरिटी के क्षेत्र में है तो कहा जाए वो कम नहीं है, क्योंकि वो बॉर्डर पार से है। किस तरह से देखते हैं इसको? बिल्कुल, आपने क्लियरली पूछा मेरे को कि अभी भी जो है बॉर्डर से जो है, मैं क्लियर बताता हूँ, पाकिस्तान का, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान का जो अंदरूनी हालत जो है, इकोनॉमिकल कंडीशन जो है, ये बहुत खराब है। इसलिए वो अपने आप को बचाने के लिए और पाकिस्तान का आर्मी और पाकिस्तान का गवर्नमेंट अपने आप को रखने के लिए वो एंटी इंडिया पॉलिसी और प्रॉक्सी वार चलाते रहते हैं। और अभी जो है फिलहाल उनका जो चल रहा है ऑपरेशन ड्रोन्स, आप देखेंगे जितने वेपन्स और ड्रग्स आता है तकरीबन वो ड्रोन से आता है। स्टेल्थ ड्रोन उनको टर्की से और चाइना से मिलता है और इस स्टेल्थ ड्रोन में वो वेपन, FICN और ड्रग्स और एम्युनिशन इसको भेजते रहते हैं। और ये जो है, क्योंकि अभी जो है आप देखेंगे केल और मुजफ्फराबाद में जो उनका ट्रेनिंग कैंप था, उस ट्रेनिंग कैंप के ऊपर हमारे फोर्स जो है उसके ऊपर सैटेलाइट के थ्रू पर नजर रखते हैं कि वहां से इन्फिल्ट्रेशन कब हो सकता है, तो ताकि हमारा तंगधार का बॉर्डर हो, या कुपवाड़ा का बॉर्डर हो, पूंछ का बॉर्डर हो, ये पूरे बॉर्डर जो है वहां पर कम्युनिकेशन इतने अच्छे हैं। हमारा कम्युनिकेशन में पूरे जो है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को जो बॉर्डर में है, वो आर्मी हो या BSF हो, इनको इमीडिएट इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस मिल जाता है। जी, निश्चित तौर पर। तो इस मामले में भी हमने लगातार कदम बढ़ाया है और कोई कारण नहीं है कि जो ये चैलेंजेस हैं इन पर भी भारतीय सेना और BSF और जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो इससे पार पालेंगे। फिलहाल पीके मिश्रा साहब, बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और प्रोफेसर सेन गुप्ता आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में भाग लेने के लिए। और अब बात करेंगे राजस्थान की, जहां महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा को लेकर लोग गुस्से में हैं। भीलवाड़ा में नाबालिग किशोरी के साथ हुई दरिंदगी को लेकर आम लोग पिछले 2 दिनों से लगभग पूरे राजस्थान में जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच मामले का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने कोटड़ी का दौरा कर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दिया। राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर गहलोत सरकार के रवैये पर लोगों का गुस्सा उबाल मार रहा है। ताजा मामला भीलवाड़ा में हुई नाबालिग किशोरी के साथ दरिंदगी का है। दरअसल भीलवाड़ा में 2 दिन पहले